नमस्कार दोस्तों। आइए आज मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाता हूं। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हम ये ध्यान देते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के पढ़ने से पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। तो यहाँ पर दो शब्द है, एक शब्द है अर्थ और एक शब्द है शास्त्र। अब देखेंगे, आप हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में किसी भी शब्द की अपनी एक वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को हम अर्थ बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, धन को हम अर्थ बोलते हैं। ठीक है, धन को हम अर्थ बोलते हैं। और जब हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है अर्थशास्त्र। लेकिन अब यहां पर एक कह सकते हैं अर्थशास्त्र क्या है, तो आप साफ कहेंगे धन का अध्ययन। धन का अध्ययन मेरे दोस्तों, अर्थात धन के बारे में किया गया अध्ययन। लेकिन एक चीज और कह सकते हैं कि अर्थ है, ऐसे कह सकते हैं अर्थ शास्त्र, अर्थशास्त्र आर्थिक आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। इसका अध्ययन है मेरे दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों का। धन का अध्ययन, आर्थिक गतिविधि। अब ये आर्थिक गतिविधि क्या है दोस्तों? तो जैसे देखेंगे, किसी देश में जो लोग होते हैं, किसी देश में जो उद्योग होता है और किसी देश की जो सरकार होती है, तो लोगों के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन भी हो सकता है, सरकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन भी हो सकता है और संस्थाओं के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हो सकता है। लेकिन अर्थशास्त्र में हम दो के गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, एक लोगों के, लोगों माने पब्लिक, और एक सरकार के, ठीक है, गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक अलग सेक्टर हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक लोगों के आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थात हम अर्थशास्त्र में लोगों के और सरकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन उन आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या आता है दोस्तों? एक उपभोग, लोगों द्वारा किया गया उपभोग और लोगों द्वारा किया गया मांग। उपभोग हो और चाहे मांग हो और चाहे उपयोग हो। ठीक है, अर्थात उपभोग, उपयोग और मांग, इन सब के बारे में, मांग के बारे में अध्ययन करना, उपभोग के बारे में अध्ययन करना, उपयोग के बारे में अध्ययन करना, तो इसी को हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। देखिए, हमने आपको यहाँ पर सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एक पुस्तक भारत में मिलती है, अर्थशास्त्र। इस पुस्तक को चाणक्य जी लिखे हैं। आपको पता है कि चाणक्य वही जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। हालांकि चाणक्य जी का नाम विष्णु गुप्त था, उन्हें कौटिल्य भी कहते थे। अब चूंकि चाणक्य वंश के थे, इसलिए लोग उन्हें चाणक्य भी कहते थे। तो चाणक्य जी ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, उसका संबंध राजनीति से है मेरे दोस्तों। ऐसा एग्जामों में पूछता है, उसका अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। उनका संबंध किससे है दोस्तों? राजनीति से है। इनके अर्थशास्त्र में राजा के दायित्व की चर्चा की गई है, सैन्य दायित्व की चर्चा की गई है, राज्य की व्यवस्था की चर्चा की गई है, पब्लिक के व्यवस्था की चर्चा की गई। लेकिन जब अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों की हम चर्चा करते हैं, अब देखिए, एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया है। ठीक है, ये इसका अर्थ क्या होता है? संसाधनों का प्रबंधन, अर्थात मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, या घर का प्रबंधन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्थात अर्थशास्त्र में जो शब्द है, एक मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट दो बार आया, और एक रिसोर्स का और एक हाउस होल्ड का। ठीक है, अब अर्थशास्त्र का डिफिनेशन कैसे दिया जाता है? यह मानव की आर्थिक गतिविधि, देख लीजिए आ गया क्या, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, ये परिभाषा।
बड़ा साफ, ठीक है, जिनमें उसकी आर्थिक लाभ हानि शामिल हो रहते हैं। ठीक, अब जानेंगे अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ जी। ठीक है, ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड, ध्यान रखेंगे, कहा के स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री हुए एडम स्मिथ जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन। ये इंपॉर्टेंट है जो तो जीके में पूछ लिया करता है। ठीक है, कि एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र का धन, अर्थात राष्ट्र के धन के बारे में अध्ययन करना अर्थशास्त्र में हम शामिल कर सकते हैं। और एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और 1776 में इनकी बुक क्या थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, और इसका विषय क्या था, अर्थशास्त्र। और इन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मनी, अर्थात इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है। ये कौन कहते हैं, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ जी ही पूंजीवाद के जनक हैं, पूंजीवाद के जनक भी कहे जाते हैं एडम स्मिथ। तो ये भी गौर करेंगे दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं अर्थशास्त्र का सिद्धांत। एक 1776 में दिया गया और एक 1932 में दिया। ठीक, एडम स्मिथ ने दिया, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थात धन का विज्ञान है। ठीक, और एक प्रोफेसर रॉबिन्स हुए, प्रोफेसर रॉबिन्स, इनकी परिभाषा क्या है, दुर्बलता प्रधान परिभाषा। ठीक है, अर्थात इन्होंने कहा संसाधन की आवश्यकताएं, अर्थात संसाधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं असीमित है। 100% सही कहा इन्होंने भी। इन्होंने कहा संसाधन कम है, आवश्यकताएं अधिक है। आखिर हम लोगों की लाइफ में क्या होता है, संसाधन की कमी है लेकिन आवश्यकताओं की कमी नहीं है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। ये ध्यान देंगे, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और किसने कहा संसाधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, तो प्रोफेसर रॉबिन्सन। अगला 1890 में एक प्रोफेसर जॉन मार्शल जी हुए। इन्होंने परिभाषा क्या दिया, कल्याण प्रधान परिभाषा, वेलफेयर, धन का उपयोग मानव कल्याण में। इन्होंने कहा कि धन का उपयोग किस उपयोग से किया जाए, मानव कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर। हमारा संविधान जब अम्बेडकर जी ने लिखा तो उसमें क्या मुख्य बिंदु रखा, पब्लिक वेलफेयर। ठीक, तो पब्लिक वेलफेयर क्या होता है कि जो धन है समाज के कल्याण के लिए लगाया जाए। ध्यान रखेंगे, धन विज्ञान है, धन में संसाधन कम, आवश्यकताएं अधिक है और कल्याण प्रधान। ठीक, अब इसमें मानव क्या है, एक में मानव की व्यक्तिगत क्रिया होती है और एक सामाजिक क्रिया होती है। हम आपके लाइफ में क्या होती है, कुछ लोग व्यक्तिगत जीते हैं और कुछ लोग सोशल जीते हैं, अर्थात एक सेल्फ अपने लाइफ के लिए और एक देश की। तो इसका भी अध्ययन किया जाएगा। अगला एक 1948 में पॉल सैमुअलसन हुए। ठीक है, इन्होंने विकास संबंधित, डेवलपमेंट संबंधित सिद्धांत दिया, संसाधन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत और मानव कल्याण का सिद्धांत। ऐसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, यहां तक कि जीडी जैसे एग्जामों में भी ऐसे प्रश्न हैं, पूछ देगा कि विकास संबंधित सिद्धांत किसने दिया, पॉल सैमुअलसन ने। आवश्यकताओं संबंधित सिद्धांत किसने दिया, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। और अर्थशास्त्र को साइंस किसने कहा, एडम स्मिथ ने, या एडम स्मिथ जनक भी कहे जाते हैं। और अर्थशास्त्र मानव कल्याण के लिए है, ये किसने किया, जॉन मार्शल जी ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों। अब आगे ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, हमारे एग्जामों में अधिकांशतः क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से होते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था तो जरूर जानना चाहिए। अब यहां पर एक शब्द है अर्थ और एक शब्द है व्यवस्था, व्यवस्था। अब आप बताइए, अर्थ का मतलब हो गया धन और व्यवस्था का मतलब समझी रहे, उपाय, मैनेजमेंट करना, अर्थात देश को चलाने
चलाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरह से देश को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है, परिवार को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो देश के धन की व्यवस्था कैसे की जाती है, इसी को अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते हैं। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी ये अलग हो गया, अमेरिका की इकोनॉमी अलग हो गई, चाइना की इकोनॉमी अलग हो गई, जापान की इकोनॉमी अलग हो गई। क्यों अलग हो गई मेरे दोस्त? क्योंकि हर देश का संसाधन अलग अलग है। चाइना के पास अलग संसाधन है, अमेरिका के पास अलग। अब जैसे सऊदीया ले लिया जाए, सऊदीया के पास अलग संसाधन है। अरे भाई, सऊदीया के पास पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, उससे धन की व्यवस्था कर लेता है। रसिया के पास क्या है? प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, हथियार है, उन्हें बेचकर धन की व्यवस्था कर लेता है। अमेरिका के पास क्या है? प्रचुर मात्रा में सोना है, प्रचुर मात्रा में तेल है, प्रचुर मात्रा में भूमि है, टेक्नोलॉजी है, तो उन्हें बेचकर की आवश्यकता पूरा कर लेता है। चाइना के पास क्या है? चाइना के पास सस्ते मजदूर है, सस्ते मजदूर है, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास अच्छे संसाधन है, और उनका खूब दोहन भी कर रहा है, उनका खूब दोहन भी कर रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे भारत में संसाधन है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भारत के पास पेट्रोल डीजल आज तो है ही नहीं, तो उससे तो धन की व्यवस्था होगा नहीं। खनिज है, तो उसका हम खनन कर नहीं पा रहे हैं। लोहे का भंडार है, सोने का भंडार है, उसका खनन नहीं हो पा रहा है। अब हम कृषि प्रधान है, सर्विस सेक्टर थोड़ा हमारे देश का मजबूत है, तो उनसे धन की व्यवस्था कैसे करते हैं? इन सब चीजों के अध्ययन को ही तो हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो ये समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में हम क्या पढ़ते हैं। अर्थ की व्यवस्था, धन की व्यवस्था जानना चाहिए। यह एक जादू है, हमारे लाइफ में भी काम आता है, क्योंकि हमें भी घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। अब इस धन की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए? अब हम जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, विशेषकर गवर्नमेंटेड जॉब, लेकिन जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, या जो बड़ी बड़ी सिटीज है, महानगर है, वहां की व्यवस्था अलग है। तो इन सब चीजें को, इनमें जो समस्याएं आती हैं, इनमें जो दिक्कतें आती हैं, इन सबको दूर करना सरकार का काम होता है। अब अर्थशास्त्र में एक सैद्धांतिक रूप होता है जिसे हम थ्योरी कहते हैं, और एक व्यवहारिक रूप होता है जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं। हमारे जीवन में भी दो सिद्धांत होते हैं, समझिएगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। कई बार हम थ्योरी बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बता पाते हैं। सिद्धांत बताने तो बहुत लोग हैं सिद्धांत बताने वाले, लेकिन प्रैक्टिकली उसे करके दिखाने वाले। ठीक, अब साइंस का कोई सिद्धांत हो, अक्सर डिफिनेशन तो सभी लोग दे देते हैं, लेकिन उस साइंस के डिफिनेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई सभी लोग नहीं कर पाते हैं मेरे दोस्त। तो जरूरी ये है। ठीक है, अब देखिए, व्यवहारिक, अच्छा, सैद्धांतिक रूप तो खाली एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो व्यवहारिक रूप प्रैक्टिकली है, ये अर्थशास्त्र की सक्रिय एक्टिव रोल होता है। अब इकोनॉमी में जान ही रहे, इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ऐसे हर देश की, चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, ये सारे इकोनॉमी होते हैं। अब आगे देखेंगे। अब देखिए, उसी तरह से एक अर्थशास्त्री हुए रेगनर फ्रिस्क। कौन हुए? रेगनर फ्रिस्क। कौन हुए? रेगनर फ्रिस्क। इन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। यहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ। अब देखिए, 5 सिद्धांत अर्थशास्त्र निकल के आए। एक आ गया रेगनर फ्रिक्स का। रेगनर फ्रिक्स ने अर्थशास्त्र को दो वर्गों में रखा, एक माइक्रो, MICRO, ध्यान दीजिए, और एक है यहां पर मैक्रो आ गए, MACRO। दोनों में फर्क है, एक ए का और यहां पर आई का। माइक्रो, माइक्रो का अर्थ हो गया व्यस्त, जिसे हम सूक्ष्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म। माइक्रो चीजें होती है ना, सूक्ष्म, तो व्यस्त। और माइक्रो को समष्टि,
समष्टि। ये ध्यान देंगे, व्यष्टि और समष्टि। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, छोटा स्मॉल होता है, इसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी। और व्यक्तिगत आय, पर्सन इनकम, और परिवार की आय, फैमिली की इनकम, किसी के फैमिली का इनकम, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाइफ का इनकम। जैसे हमारी कितनी इनकम है, हमारी फैमिली की कितनी इनकम है, तो फैमिली की इनकम, किसी व्यक्ति की इनकम, इन सारे अध्ययनों को हम किसमें करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो में। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है, एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज आंसर इज एडम। ठीक, नेक्स्ट में हम देखेंगे, यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे, ये बिग होता है, इसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, होल स्टडी, होल स्टडी। और इसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया, बेरोजगारी का। इसमें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जेएम किन्स, जेएम किन्स है, जेएम किन्स कौन है दोस्तों, जेएम किन्स है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट, दोनों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा राष्ट्रीय आय पर होगा दोस्तों, किस पर होगा, राष्ट्रीय आय पर होगा। अब हम इसमें अध्ययन क्या क्या करेंगे आपको आज हम बता दे रहे हैं। एक राष्ट्रीय आय का करेंगे, राष्ट्रीय आय जानना बड़ा जरूरी है। उसके बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तीसरा गरीबी, गरीबी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चौथा नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रीय योजनाएं, राष्ट्रीय योजनाएं, ठीक है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसके बाद बैंक, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बैंक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मुद्रा। अर्थात इन सभी विषयों के बारे में यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी इंडियन इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, और इससे आपके एग्जाम में जरूर 10-15 नंबर का लाभ मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।